राधे राधे। जय श्री कृष्ण। This video of mine has an option of selecting captions and subtitles in English language also. तो मित्रों, आज अपन आध्यात्मिक यात्रा का 68वां एपिसोड देख रहे हैं। तो हम वैज्ञानिक आधार पर वैदिक संस्कृति की जो घटनाएं हैं उनकी अपन विवेचना करते आ रहे हैं। तो अपन आधुनिक भौतिक विज्ञान को ले रखा है अभी, तो उसी के संदर्भ में आगे अपन चलेंगे। तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया था। फिर एनिहिलेशन ऑफ मैटर, यानी पदार्थ है वो दो रूप में होता है, पदार्थ और प्रति पदार्थ, यानी मैटर और एंटी मैटर। और उसको जो आपस में मिलते हैं तो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। उसका उल्टा भी होता है, जिसको अपन पेयर प्रोडक्शन के रूप में वैज्ञानिक टर्म है। तो जो ऊर्जा है जो वो पदार्थ में बदलती है तो हमेशा जोड़े में उत्पन्न होती है, तो वो भी मैटर और एंटी मैटर दोनों बनेंगे उसके। और दोनों पर चार्ज है तो दोनों पर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। तो यहां से आपको एक चीज और स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो मूलभूत इकाई मानते हैं अपन आवेश की, तो आवेश भी कोई परम चीज नहीं है। आवेश भी अंततः एक ऊर्जा का ही प्रतिरूपण है, क्योंकि गामा किरण फोटोन से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तो गामा किरण फोटोन से ही आपका पदार्थ बना है, एंटी पदार्थ बना है। और गामा किरण फोटोन यानी ऊर्जा से ही दोनों प्रकार के आवेश बन गए। एक पॉजिटिव चार्ज वाला है पॉजिट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज वाला है इलेक्ट्रॉन। तो ये आवेश भी कोई अलग चीज नहीं है, ये भी ऊर्जा का ही प्रतिरूपण है। और चुंबकत्व तो कोई अलग चीज है नहीं। चुंबकत्व तो बहुत पहले जो पुरातन भौतिकी थी ना, वहीं पर ही वैज्ञानिकों को पता लग गया था कि चुंबकत्व कोई नई चीज नहीं है। चुंबकत्व ही इलेक्ट्रिसिटी का ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक विशेष प्रतिरूपण है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एक विशेष प्रतिरूपण है। तो धीरे धीरे विज्ञान क्या है कि अलग अलग जो उसके मौलिक चीजें नियम माने गए थे वो धीरे धीरे अंत में सिकुड़ कर ना एक ही मौलिक नियम, एक ही मौलिक तत्व की ओर बढ़ता आ रहा है। तो अभी तक हमने क्या है कि उस मौलिक तत्व को ऊर्जा के रूप में पहचाना है। अब हम उसकी आगे और व्याख्या करेंगे। तो आगे जब अपन इसको पर चर्चा करते हैं तो अब ज्यादा कठिन चीजें नहीं बची हैं समझने के लिए, अब बहुत आसान चीजें हैं। तो अभी तक जितने भी प्रकार के बल खोजे गए हैं प्रकृति में, जैसे कुछ बलों के नाम अपन सुनते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है। दूसरा चुंबक, दो चुंबकों के बीच में लगने वाला, या चुंबक या लोहे जैसे जो पदार्थ हैं उनके बीच में लगने वाला बल है, जिसको अपन चुंबकीय बल बोल देते हैं। दो आवेशित चीजों के बीच में लगने वाला बल है, जिसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक या विद्युत बल बोल देते हैं। तो पहले इनके अपन विवेचना कर लेते हैं। तो बाद में वैज्ञानिकों को पता लग गया भाई चुंबकीय बल और विद्युत बल है ना, ये कोई अलग अलग चीज नहीं है, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग नजर आते हैं। मूल रूप से दोनों एक ही चीज है, जिसका ही मैनिफेस्टेशन है। सब जगह आप गौर करेंगे तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको मिलेगा। वही एक सिक्के के दो पहलू हैं, वही चुंबकीय बल के रूप में और वही आपको विद्युत बल के रूप में। तो फिर वैज्ञानिकों ने इसको एक संयुक्त नाम दे दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो फोर्स में और फील्ड में क्या अंतर है? जहां तक वो बल प्रभावित करता है वो क्षेत्र हो गया, उसको तो बोल देते हैं फील्ड। और जो बल है, विशेष प्रकार का जो बल है, वो हो गया फोर्स। तो जैसे प्रकाश है, बल्ब से प्रकाश निकलता है, तो जो लाइट फील्ड है ना, वो पूरा एरिया हो गया, पूरा आयतन हो गया जहां तक वो प्रकाश उसमें फैला हुआ है। तो बल्ब के चारों तरफ सब दिशाओं में प्रकाश जा रहा है, तो वो सारा उसका क्षेत्र हो गया। इसी प्रकार से पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अनंत तक विस्तृत है सभी दिशाओं में। तो गुरुत्वाकर्षण बल वो चीज होगी जिसको हम अनुभव करते हैं, जो पृथ्वी हम पर लगाती है।
और कहां तक बल लगाएंगे, तो जहां जहां हम घूमेंगे, जिस एरिया में जाएंगे, वो उसका फील्ड हो जाएगा। तो ये दोनों समानार्थी से शब्द हैं ये, ठीक है ना। तो मूल जो बल है उनके रूप में दो माने गए, फिर एक गुरुत्वाकर्षण फील्ड यानी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र या गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरे बल की उनको आवश्यकता पड़ी जब उन्होंने नाभिक में व्यवस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बीच में जो लगने वाला बल था, तो उसको ना तो केवल गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाया जा सकता था, ना ही विद्युत चुंबकीय बलों के द्वारा समझाया जा सकता था। तो एक बार वैज्ञानिकों ने क्या किया कि टेम्परेरी रूप से मान लिया भी ये अलग प्रकार का बल है। तो तीसरा बल उन्होंने मान लिया न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर फील्ड। चौथा फिर उनको बल की आवश्यकता पड़ी कि जो नाभिक के अंदर जो अलग अलग प्रकार के कण निकले हैं, वो भी आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और वो जो बल है वो ना ही तो गुरुत्वाकर्षण वाले बल की तरह, ना ही वो विद्युत चुंबकीय बल की तरह, ना ही वो नाभिकीय बल की तरह स्ट्रॉन्ग है। बहुत कम मात्रा का बल है वो। उसको वैज्ञानिकों ने नाम दे दिया वीक फील्ड यानी वीक फोर्स। तो ये चार प्रकार के फंडामेंटल बल माने गए थे। फिर इसमें और वैज्ञानिकों को जैसे जैसे समय गुजरता गया, प्रयोग होते गए, तो वैज्ञानिकों का फिर ये मानना हुआ कि भाई जो गुरुत्वाकर्षण बल है तो वो द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है। तो चलो इन बलों की एक बार आगे व्याख्या करने से पहले ना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो भौतिक विज्ञान के सूत्र हैं और उनसे जो हमें चीज प्राप्त होती है ना, वो समझनी बहुत जरूरी है। आध्यात्म के लिहाज से वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगी। जैसे उदाहरण के लिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी हम एक ठोस पिंड के रूप में देखते हैं जिसकी जो त्रिज्या है वो 6400 किलोमीटर है, और परिधि उसके ऊपर देखेंगे तो ये करीब 25-26 हजार किलोमीटर के लगभग हो गई है। लेकिन पृथ्वी केवल इतनी बड़ी है क्या? नहीं। वास्तव में पृथ्वी कितनी है? पृथ्वी के केंद्र से उसका गुरुत्वाकर्षण बल स्टार्ट होता है, फिर वो जैसे जैसे अपन केंद्र से बाहर की तरफ जाएंगे, उसके धरातल की तरफ जाएंगे, तो पृथ्वी के धरातल पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम हो गया। फिर वो उससे दूर जाएंगे तो फिर घटना शुरू हो जाता है, और घटता घटता कहां पर शून्य होगा। तो इसके लिए बहुत ही साधारण सा सूत्र है जो मैंने आपको बताया था, F बराबर कैपिटल G गुणा में M1 गुणा में M2 और बटे में R स्क्वेयर। तो जो दूरी है ना वो नीचे है, वो भी वर्ग के रूप में है वो। तो जैसे जैसे दूरी अगर नीचे आ गई, नीचे वाली राशि को आप बढ़ाते जाएंगे तो भागफल छोटा होता जाएगा, और वो शून्य कब होएगा? जब उस दूरी का मान अनंत होगा। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहां तक फैला हुआ है? अनंत तक। ठीक है। अब आप चुंबक का ले लो, चुंबक का भी ऐसा ही सूत्र है। तो चुंबक का भी जो चुंबकीय बल का क्षेत्र है वो कहां तक विस्तृत है? अनंत तक। अब आप कोई आवेशित वस्तु ले लो, जैसे इलेक्ट्रॉन ले लो या प्रोटॉन ले लो या बड़ी कोई वस्तु ले लो, तो उसका भी वैसा ही सूत्र है। जैसे क्या नाम है इसके लिए, विद्युत बल के लिए उसी प्रकार का सूत्र है, सेम। एफ बराबर के उसमें स्थिरांक है, फिर जो दो आवेश है जिनके बीच में बल लग रहा है उनके मान है Q1 Q2 बटे में R स्क्वेयर। ऐसा ही चुंबक वाला है, एफ बराबर के स्थिरांक है, दो जो चुंबकीय ध्रुव उनके सामर्थ्य है M1 M2 बटे में R स्क्वेयर। तो सब में जब उनके बीच में दूरियां अनंत हो जाती हैं तब वो शून्य होते हैं। तो सही रूप में पृथ्वी कहां तक विस्तृत है? अनंत तक विस्तृत है। आवेश वो कहां तक विस्तृत है? अनंत तक। चुंबक कहां तक विस्तृत तक है? अनंत तक।
तो ये 3 प्रकार के बल अपने देख लिए। चलो पहले इसी से थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। तो आप कहां तक विस्तृत हैं? आप भी अंत में है, तो परमाणु अणुओं से मिले हुए आपका भी द्रव्यमान है, जैसे 60 किलोग्राम मान लो। तो जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, वैसे आपका भी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। तो आपका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहां तक विस्तृत है? अनंत तक। इलेक्ट्रॉन कहां तक विस्तृत है? द्रव्यमान के रूप में, वो भी अनंत तक विस्तृत है। इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, हालांकि बहुत कम है, वो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन है तो वो भी बहुत हल्का कण है, तो वो करीब 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। तो आकार में बेशक छोटे हैं ये, लेकिन द्रव्यमान है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी होगा इनका, आवेश है तो इनका विद्युत बल भी होगा, वो भी सभी अनंत तक विस्तृत है। यानी आप इस प्रकार से एक एक कण से लेकर बड़े से बड़े पिंड की आप वो देखेंगे तो उनका अस्तित्व कहां तक है? वो सभी अनंत तक विस्तृत है, अनंत तक विस्तृत है। संपूर्ण ब्रह्मांड अनंत तक विस्तृत है। अब भी वैज्ञानिक जो हब्बल दूरदर्शी है या जेम्स वेब जो दूरदर्शी है, वो जो इस ब्रह्मांड को देखने की कोशिश कर रहे हैं और जहां तक वो चित्र ले पाए हैं, वो उस हिसाब से अभी गणनाएं कर रहे हैं। कोई भी एक थ्योरी इसमें नहीं है, आगे से आगे आगे से नई नई चीजें वो फैल रही। अब यहां से जो क्या नाम वैदिक संस्कृति में जो अपना वेदों में जो ज्ञान दिया हुआ है ना, उन्होंने उस वक्त ही बताया था ब्रह्मांड अनंत है ये। तो जब एक एक चीज की अपन गणितीय गणना करते हैं, पृथ्वी की कर लो, आपकी कर लो, इलेक्ट्रॉन की कर लो, प्रोटॉन की कर लो, ये सभी अनंत तक विस्तृत है, तो ब्रह्मांड सीमित तो हो ही नहीं सकता। जो भी ब्रह्मांड को सीमित बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कुछ वैज्ञानिक पहलुओं को भूले जा रहे हैं। समझ गए आप? तो ये जो अपने वैदिक संस्कृति में हरि कथा अनंता, इस प्रकार के जो संस्कृत के वाक्यांश है, और जो इस वाक्यांश आपको मिल जाएंगे, गीता में मिल जाएंगे। कृष्ण भगवान अपना विस्तार बताते हैं, मैं अनंत हूं। ठीक है ना? और फिर वेदों के जो ब्रह्म वाक्य है, ऋग्वेद का क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म। ज्ञान जो है ना, उन्होंने जो परम तत्व उसको ज्ञान बोल दिया, उसको पहचान के तो ज्ञान हो गया आपको परम तत्व को पहचानना, तो वो भी अनंत तक विस्तृत है। फिर यजुर्वेद में कृष्ण भगवान ने भी कहा, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो मेरा विस्तार भी अनंत तक है। सामवेद में तत्वमसि भाई, तू ही ब्रह्म है, तो तेरा विस्तार भी अनंत तक है। और क्या नाम अथर्ववेद में अयम आत्मा ब्रह्म, तो मेरी आत्मा है, तो वो आत्मा भी तो उसी ब्रह्म ही है, वो भी अनंत तक विस्तृत है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड की सब जगह अपने वैदिक संस्कृति में अनंत तक विस्तार बताया गया है। अब आप केवल भौतिक विज्ञान को छोड़ दें, केवल उसी एक पक्ष को ही इसको देखने की कोशिश करें, तो कभी भी समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा। मुझे भी नहीं आया था। मुझे भी ये चीजें इस प्रकार से भौतिक विज्ञान से ही स्पष्ट हुई थी, क्योंकि भौतिक विज्ञान में इन सभी चीजों के प्रमाण है, प्रमाण जिसको प्रमाण बोलते हैं, और वो प्रमाण भी थोथे प्रमाण नहीं है, काल्पनिक प्रमाण नहीं है, वो मनगढ़ंत प्रमाण नहीं है। उन प्रमाणों के आधार पर वैज्ञानिकों ने टेक्नोलॉजी डेवलप की है। दैनिक जीवन में दुनिया भर के उपकरण हम उस प्रकार से प्रयोग करते हैं, दुनिया भर के। समझ गए ना आप? और हमारी टेक्नोलॉजी किस सीमा तक गई हुई है? हम ब्रह्मांड के दूर से दूर स्थित तारे, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि से आने वाले प्रकाश को ग्रहण कर सकते हैं। यहां से रेडियो तरंगे भेजते हैं, वहां पर तो पहुंचती है, वहां से टकराती है, फिर वापस आती है रडार सिस्टम के हिसाब से, फिर उनका अपन चित्रण करते हैं। तो सभी आकाशीय पिंड है, वो तो तारों की तरह प्रकाशमान नहीं है ना, तो बाकी आकाशीय पिंडों को फिर देखने का जो तरीका है ना, वो यहां से तरंगे भेजते हैं, और वो तरंगे कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है वो। जैसे जैसे वैज्ञानिक उपकरण और उन्नत किस्म के बनते जा रहे हैं, वैसे वैसे विज्ञान की सीमा है ना, ज्ञान प्राप्त करने की सीमा, विज्ञान के पहुंचने की सीमा,
भौतिक रूप से पहुंचने की सीमा। यहां से कोई मैसेज करेंगे, वो मैसेज कहां तक जाएगा? जैसे मोबाइल में अपन मैसेज करते हैं, आगे से आगे, आगे से आगे। और जिस दिन उन्नततम उपकरण बन जाएंगे, उस दिन इसका विस्तार अपने आप ही अनंत साबित हो जाएगा। तो आज के युग में वैज्ञानिकों की पहुंच है अनंत तक के। वैदिक संस्कृति में इस प्रकार के ठोस प्रमाण उस वक्त होते थे भाई, वो टाइम चला गया ना, तो अपन उस काल में है, और ना ही वो उस प्रकार के प्रमाण दिखाने वाले ऋषि मुनि आज मौजूद है। तो आज के युग में तो वैदिक संस्कृति के हिसाब से तो केवल कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। लेकिन आधुनिक विज्ञान का अपन उपयोग करते हैं तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है। कहीं पर कोई भ्रम वाली स्थिति बचती नहीं। जैसे मुझे, मैं पूरा कॉन्फिडेंस से आपको इसीलिए बोल पा रहा हूं कि सारी चीजें मुझे समझ में आई हुई है, आपको भी आ जाएंगी। अच्छा, और ये भी कोई बहुत बड़ी विद्या नहीं है। आप देखो ना, भौतिक विज्ञान का आज ये तीसरा एपिसोड है। 2 एपिसोड तो अपन ने किए थे, वो तो वैदिक संस्कृति वाले थे। केवल भौतिक विज्ञान की चर्चा अपन करते, आज तीसरे एपिसोड में अपन समाप्ति की तरफ जा रहे हैं ज्ञान को। तो 3 घंटे में मान लो कि ये 40-40 मिनट का है, तो 120 मिनट यानी 2 घंटे में मैंने सारे भौतिक विज्ञान का ज्ञान आपको दे दिया। और जो थोड़ा बहुत भौतिक विज्ञान पढ़ी है, उनको तो कहीं कोई रेफरेंस की जरूरत ही नहीं है, उनको तो केवल याददाश्त में वापिस आया, भाई बात तो सही है, ये सारी चीजें हमारी पड़ी हुई है। अब उस पर मनन करने का उनका है, वो उसको कितना मनन करके आत्मसात करते हैं। और जो बिल्कुल नए हैं, है ना, तो उनके लिए भी बहुत कोई भारी विपदा नहीं है ये। जिसने मान लो कि साइंस पढ़ी नहीं है, तो 10वीं तक तो कंपलसरी है, अभी थोड़ी बहुत ज्ञान तो हमें तो लेना पड़ता है। और बाकी तो बची तो 2 ही क्लास बची ना, 11वीं और एक 12वीं। ज्यादा करोगे तो यार एक एक महीना लगेगा। 1 महीना 11वीं की भौतिक विज्ञान पढ़ लो और 1 महीना 12वीं की पढ़ लो, 2 महीने में। और उस वैदिक संस्कृति की तरफ आप जाना चाहेंगे तो पहले तो संस्कृत सीखो, फिर उन ग्रंथों में माथा फोड़ी करो, और ग्रंथों की कोई सीमा ही नहीं है, फिर भी आप लास्ट में कंफ्यूजन ही रहेगा। उसके बजाय सबसे सरलतम सुंदरतम तरीका है फास्ट फूड की तरह, फटाफट। भौतिक विज्ञान का ज्ञान नहीं है तो मोटा मोटा भौतिक विज्ञान। अच्छा, फिर कंफ्यूजन भौतिक विज्ञान में इसलिए नहीं है, किसी भी लेखक की कहीं से भी किताब पढ़ लो, ये टर्मिनोलॉजी आपको सेम मिलेगी। वहां पर आपने गलती से कोई एक ग्रंथ उठा लिया, उसको गोटा मार के याद कर लिया, तो दूसरे ग्रंथ पर जाएंगे तो परिभाषिक शब्दावली इनको अर्थ ही दूसरे हो जाएंगे। आत्मा को वो किसी रूप में ले रहा है, शब्द को वो किसी रूप में ले रहा है, पदार्थ को वो किसी रूप में ले रहा है। फिर उनका वो विश्लेषण करने में पूरा जीवन आपका समाप्त हो जाएगा, और आप पहुंचेंगे कहाँ? कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। तो सब चीजों का विस्तार अनंत है। इस प्रकार का है ये ब्रह्मांड। हमारा अस्तित्व भी अनंत तक है। हम मरे हैं, मरने के बाद में क्या होगा और होगा, पुनर्जन्म कैसे होगा, और जब वो उन पर जाएंगे ना, तो ये चीजें आपको उन चीजों को समझने में मदद करेंगी। आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं। जैसे गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि आत्मा को किसी शस्त्र से छेद नहीं सकते, अग्नि में जला नहीं सकते, जल से गीली नहीं हो सकती, हवा इसको सुखा नहीं सकती। यानी अजर अमर बोलते हैं आत्मा को। अजर अमर कौन सी चीज होती है? जो अनंत तक विस्तृत होती है। फिर ये बाह्य जो चीज है, जो बाह्य हमारा खोल है, ये जल गया, भस्म हो गया, नदी में बहा दिया, जीव जंतुओं ने खा लिया, तो उससे अस्तित्व थोड़ी नष्ट हो गया। उसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता कुछ भी। तो ये पूरा सिस्टम चल किस प्रकार से रहा है ना, उसी को अपन समझेंगे। तो अब अपन वापस चलते हैं। तो वहां से वैज्ञानिकों ने जो 4 प्रकार के बल मानने थे, 4 प्रकार के फोर्स मानने थे, उनसे वैज्ञानिकों ने फिर ये निष्कर्ष निकाला कि भाई विद्युत और चुंबक वाले दोनों एक ही प्रकार की घटनाएं हैं, दोनों का मैनिफेस्टेशन है। फिर गुरुत्वाकर्षण बल भी अलग नहीं है। इसलिए अलग नहीं है कि पदार्थ है, तो पदार्थ में धनावेश और ऋणावेश दोनों है, तो उनका भी प्रभाव होगा। तो उनके प्रभाव से ही, संयुक्त प्रभाव से ही ये गुरुत्वाकर्षण बल बना है। तो वो भी कोई अलग चीज नहीं है। मूल तत्व तो उसका भी एक ही निकलेगा, जैसे विद्युत चुंबकत्व का निकला है। इसी प्रकार से बाद में नाभिकीय बल के लिए वैज्ञानिकों ने विश्लेषण किया, तो वहां पर भी उनका यही उसी तरफ निष्कर्ष जा रहा है, भी ये भी कोई एक ही तत्व की तरफ जा रहा है। इसी प्रकार से जो वीक नाभिकीय बल है, वीक फोर्स जिसको बोलते हैं, वो भी वहीं जा रहा है। तो बाद में वैज्ञानिकों ने फिर अब स्ट्रिंग थ्योरी
पर जो काम चल रहा है ना, वैज्ञानिकों ने लास्ट में ये कहा, ये सभी प्रकार के बल है ना, उनके भी मूल में एक ही प्रकार का बल है, और वो जो बल है उसकी खोज जारी है। वैज्ञानिक अब इस निष्कर्ष पर तो पहुंच चुके हैं कि चार प्रकार के बल है ना, ये भी क्या है कि किसी एक ही प्रकार के बल के मैनिफेस्टेशन है। ये उसी का ही समय काल के हिसाब से प्रतिरूपण है। जैसे परमाणु से हम पेड़ भी बनते हुए देखते हैं, रात भी बनते हुए देखते हैं, और पहाड़ भी बनते हुए देखते हैं। आगे उनका अपन विभाजन कर देते हैं सुविधा के लिए, किन को जीवों में मान लिया और किन को निर्जीवों में मान लिया। तो वही घटना सूक्ष्म कणों में जाकर वही हो रही है कि जो बल है ना, वो भी सभी क्या है कि एक प्रकार का ही बल है, उसी का ही प्रतिरूपण है। स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से ही अभी जो CERN वाला जो प्रयोगशाला में जो गॉड पार्टिकल खोजने वाली जो परिघटना या जो प्रयोग हुआ था, तो उनका भी वैज्ञानिकों का यही मानदंड था कि भाई जो एक ही प्रकार का बल है, उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो तरंग होती है, उसका जो कण है ना, जिसको उन्होंने हिग्स बोसोन नाम दिया है, तो उसके कुछ सबूत उनको मिले हैं, वो आगे और खोजबीन जारी है। तो कुल मिला के अब निष्कर्ष यही निकला है कि इस ब्रह्मांड में जो मूल तत्व है ना, वो एक विशेष प्रकार का बल है वो, और उसका जो क्षेत्र है वो अनंत तक व्याप्त है। तो उस विशेष प्रकार के बल का जो क्षेत्र है ना, उसको अपन सुपर फील्ड मान सकते हो, सुपर फोर्स फील्ड मान सकते हो, या उसको ही आप स्ट्रिंग थ्योरी वो तो खैर सिद्धांत हो गया, आगे जो वैज्ञानिक नाम देंगे भविष्य में, है ना, तो वो मान लीजिए। लेकिन इस सारे ब्रह्मांड का जो मूल चीज है ना, वो एक फोर्स फील्ड है, एकमात्र फोर्स फील्ड है। बाकी जितने भी प्रकार के फोर्स फील्ड हम दैनिक जीवन में देखते हैं, जिन पर दुनिया भर की टेक्नोलॉजी बनी हुई है, दुनिया भर के उपकरण बने हुए हैं, उनके सब में मूल एक ही है, वो ही परब्रह्म है। उसका नामांकन बाकी है, बाकी पहचान में तो आ गया, सबके आ गया। उसी को ही कृष्ण भगवान इत्यादि ने कहा कि मैं वही हूं, परब्रह्म हूं मैं, वही ईश्वर है। अब वो ईश्वर ये सारी घटनाएं करता कैसे है, अब इसको अपने को समझना है। बाकी जो दुनियादारी में जितनी भी अपन चीजें देखते हैं, हमारा शरीर है, पृथ्वी है, चंद्रमा है और लटरंग पटरंग है ना, आप ये मान लो कि ये सब काल्पनिक है। ये समय काल के हिसाब से वो जो परम तत्व है ना, सुपर फील्ड है, वो ही अपना रूप दिखाता है। ये माया है उसकी, बाकी ये सारी माया है। अद्वैतवाद वाला जो क्या नाम है, आदि शंकराचार्य का दर्शन, वो उसको पूरी तरह से लागू है। सांख्य दर्शन के हिसाब से भी तो वो पूरी तरह से लागू है, वो एक ही चीज है। सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष बना, लास्ट में मोक्ष की स्थिति में कृष्ण भगवान यही कहते हैं कि जब प्रकृति और पुरुष भी आत्मसात हो जाते हैं ना, एक ही तत्व में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो मोक्ष की स्थिति है, वो परब्रह्म की स्थिति है। अब एक चीज और थोड़ी सी आपको यहां पर स्पष्ट होनी है भौतिक विज्ञान के हिसाब से, कि एक तो फील्ड हो गया, ठीक है ना, उस फील्ड में ऊर्जा एक स्थान से, जहां पर फोर्स फील्ड है वहां पर ऊर्जा है। जैसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, तो उसमें गुरुत्वीय ऊर्जा होती है जो अपन महसूस करते हैं। ऊपर से कोई चीज नीचे गिरती है तो वो जो उसकी स्थैतिक ऊर्जा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो एनर्जी है, वही काइनेटिक एनर्जी में बदल देती है, उसी को अपन हीट एनर्जी में बदल देंगे, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जहां पर फोर्स फील्ड है उसमें ऊर्जा होती है। अब वो ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती कैसे है? किसी भी प्रकार के फोर्स फील्ड में जब कोई भी डिस्टरबेंस होती है, कोई भी हलचल होती है, जैसे तालाब है, तो तालाब में ऊर्जा तो पहले से मौजूद है ना। जैसे अपन उसमें पत्थर डालते हैं, वो पत्थर क्या है कि उस तालाब की सतह पर हलचल उत्पन्न करता है, वो हलचल फिर तरंगों के रूप में चलना शुरू कर देती है। जैसे बल्ब है, तो बल्ब से प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो वो तरंगों के रूप में फिर प्रकाश के वेग से चलता है। तो फोर्स फील्ड ऊर्जा है, फोर्स फील्ड में ऊर्जा है वो तरंगों के रूप में संचरित होती है।
उस तरंग को ही वैदिक संस्कृति में शब्द नाम दिया गया। शब्द तो दैनिक जीवन के हिसाब से शब्द जैसे अपन बोलते हैं तो ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस लिहाज से उसको शब्द नाम दिया गया था। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज आने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, आप ये कह सकते हो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो मूल तत्व है ना, वो एक शब्द है। जो सुपर फील्ड है उसमें जो ऊर्जा का रूप है ना, वो शब्द है, यानी तरंग रूप में वो ऊर्जा है। स्ट्रिंग थ्योरी भी तो उसी चीज को वो बोल रही है ना, कि स्ट्रिंग जैसे रस्सी होती है उसी प्रकार से तरंगे हैं, उन तरंगों के जटिल प्रतिरूपण से ही वो सुपर फील्ड बना हुआ है। अब अपने वेद शास्त्रों इत्यादियों में सब में ओम नाम का जो एक ओंकार है ना, परब्रह्म क्या है? बोले वो एक ओंकार जो है ना, एक जो शब्द है वही परब्रह्म है। ओम जो ध्वनि उत्पन्न होती है ना, उसी प्रकार से जो उस सुपर फील्ड की जो ध्वनि है, जो तरंग है ना, वो ही सब कुछ है। तो परब्रह्म का प्रतिरूपण अपन एक शब्द के रूप में करना चाहें तो वो एक ओंकार है, ओम। और ये भी वैज्ञानिक में प्रमाणिकता से सिद्ध हो गया कि इस ब्रह्मांड की जो मूल ध्वनि है ना, वो जो सुपरफील्ड है, उसको अगर अपने उपकरणों के द्वारा सुनने योग्य, यानी हमारे कान के द्वारा सुनने योग्य रूप में परिवर्तित करें तो वो ओम उच्चारण ही है। ओम का भी मैंने आपको सही उच्चारण करके बताया था। आपको मुंह खोलना नहीं है, होठ बंद रख के आप ओम का उच्चारण करो, उससे जो एक यूनिफॉर्म वेव बनेगी ना, वो है ऐसे ये संपूर्ण ब्रह्मांड में हमेशा इस प्रकार की ध्वनि, ध्वनि का मतलब ये नहीं कि आप सीधे डायरेक्ट कान से सुन सकते हो, लेकिन जो तरंग प्रतिरूप है ना सुपरफील्ड का, उसको हम ध्वनि में परिवर्तित करेंगे तो आपको कानों से ऐसी ही ध्वनि सुनाई देती है। और ये बोलो कब? वैदिक संस्कृति में उस वक्त पता था। लेकिन केवल अपने एक उस वैदिक संस्कृति का उसी रूप में अध्ययन करते रहे ना, तो फिर तो अपने कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। आज ये इसलिए अपने को समझ में आ रहा है कि इनके सबके वैज्ञानिक प्रमाण हैं। तो इस टॉपिक को अभी यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद। राधे राधे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।